आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे दोस्तों होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या बात है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए ये इकोनॉमी के करंट अफेयर्स का पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे भी, इसीलिए मैं ये यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ। वैसे ये पेड कोर्स है। तो WPI CPI अभी पिछले 8 महीने में नवंबर में बहुत ऊपर चले गए थे। तो हम एक एक चीज बात करेंगे कि CPI क्या होता है और WPI क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। चलो आज मैं लाइव आ रहा हूं ना, रात 8:30 बजे आना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अभी इसी वक्त रिमाइंडर सेट कर लो। तो जो एनुअल रेट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 7.39% तक रहा मार्च 2021 से लेकर 2020 पूरे साल का हाईएस्ट होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन। मैंने आपको अभी एक लेक्चर लिया था इन्फ्लेशन पे, टारगेटिंग इन्फ्लेशन टारगेट, उस पे मैंने आपको समझाया था महंगाई को नापते कैसे। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई कितना गया, ये कितना ऊपर जो प्राइजेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो कितने ऊपर गए। अब अगर खाली मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, खाली गुड्स की बात हो रही है, तो हम होलसेल प्राइस इंडेक्स देखते हैं जिसमें तकरीबन 647 आइटम्स आते हैं। लेकिन अगर बात हो रही है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तो उसमें 8 कैटेगरीज में वो डिवाइडेड है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, फूड, अपैरल सब आता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब कंज्यूमर लेवल पे, तो उसमें गुड्स भी आ जाएंगे, सर्विसेज भी आ जाएंगे। मतलब ग्राउंड रियलिटी RBI जो है CPI को ही बेस मानता है कि महंगाई भाई हम कंज्यूमर लेवल पे, भाई देखो महंगाई कैसे पता चलेगी। मैं कोई प्रोडक्ट 20 रुपए का खरीद रहा हूं, कल 30 रुपए का हो गया, तो महंगाई बढ़ गई है कि नहीं? महंगाई बढ़ गई ना। तो कंज्यूमर के हिसाब से देखो ना, हर कोई मैन्युफैक्चरर थोड़ी ना। लेकिन WPI भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। WPI का बेस ईयर 2011 है, CPI का बेस ईयर 2012 है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो हाईएस्ट है। अक्सर आप देखेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स में गैप भी रहता है। कई बार देखा होगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स काफी ज्यादा चला जाता है, मतलब महंगाई ज्यादा है कंज्यूमर लेवल पे, होलसेल प्राइस इंडेक्स कम होता है। क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात है तो उसमें प्रोडक्ट आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, फ्यूल आ जाता है, 3 ही कमोडिटीज है। अब यही सब डिवाइडेड है। लेकिन कंज्यूमर में बहुत सारी चीजें आ जाती है, 1000 से ऊपर आइटम्स है जो कंज्यूमर में आते हैं। तो अब उसमें से किसी का भी अगर मान लो दाम बढ़ गया, दूध, दही, सब्जी, कुछ भी दाम बढ़ गया तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में काउंट होगा। समझे? तो महंगाई को नापने का तरीका यही है। कैसे आप महंगाई नापोगे भाई कि 20 रुपए में ले रहा हूं, 20 रुपए में लेता तो अब 30 रुपए में ले रहा हूं कोई भी काम, कोई भी सामान, तो यानी कि महंगाई बढ़ गई। तो ये चीज है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो जो एवरेज प्राइसेस में चेंज आया है गुड्स में, याद रखिएगा इसमें सर्विसेज नहीं है, गुड्स में। होलसेल मतलब क्या भाई? जो बेचते हैं, जो बना के बेचते हैं, रिटेलर्स को, दुकान वाले रिटेलर्स होते हैं। तो जो होलसेल लेवल पे कहते हैं ना होलसेल प्राइस में दो भाई। अक्सर जब आपको गोडाउन मिल जाता है तो आप कितने खुश हो जाते हो, क्या बात है मोबाइल में सीधा होलसेल से खरीदूंगा इसलिए मुझे 1000-1500 रुपए सस्ता मिल गया। तो ये चीज है। जो कमोडिटीज दे आर सोल्ड इन बल्क, जैसे मैं हूं अगर मोबाइल खरीदूंगा तो बल्क में खरीदूंगा ना बहुत से, तो होलसेल हो गई वो। तो वही होता है वहां पे जब हम देखते हैं तो उसको कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये काफी ज्यादा रहा क्योंकि इन्फ्लेशन है फूड आर्टिकल्स में, फ्यूल में, पावर में, पावर, फ्यूल और फूड, हाँ मतलब वही, ठीक है। तो ये चीज आ जाता है FPM। फूड इन्फ्लेशन जो है वो 1.36% इन्फ्लेशन पे था जनवरी में, बहुत ज्यादा, मतलब WPI काफी ज्यादा था। अब इसमें इकोनॉमिक एडवाइजर, इट इज पब्लिश्ड बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वही CPI जो है वो स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। जैसे WPI जो है, इसमें डिफरेंस अगर आप बात करें CPI और WPI में, तो सबसे पहले तो WPI खाली गुड्स में होता है, CPI गुड्स और सर्विसेज दोनों में होता है। WPI में तकरीबन 647 आर्टिकल्स आते हैं, जिसमें बेसिकली फूड होता है, पावर होता है, और मतलब फूड, पावर और मैन्युफैक्चरिंग, फ्यूल भी आता है इसमें। फूड आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर एंड, हाँ ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इसमें ओवरऑल होगा। वहीं अगर CPI की बात करें तो उसमें 8 कैटेगरीज आती है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स है तो इसको कौन पब्लिश करता है? इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है ये। इन्फ्लेशन इंडिकेटर है, महंगाई कितनी बड़ी, लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि ये जनरल गुड्स को कवर नहीं करता है।
जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कवर करता है, इसीलिए सीपीआई को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। सब कवर नहीं करता, लेकिन डब्ल्यूपीआई भी मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे, जीडीपी लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस ईयर जो है डब्ल्यूपीआई का पहले 2004-2005 था, अभी 2011-2012 है, 2017 में इसको रिवाइज किया गया था। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अंदर आता है, ये एनएसओ के अंदर, स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये रिटेल बायर वही जो हम कंज्यूम करते हैं। तो जो आपकी कॉमोडिटीज़ हैं, जो सर्विसेज है, जैसे फूड, मेडिकल, केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टोटल 8 कैटेगरीज है, वो देखा जाता है। 4 तरीके के सीपीआई होते हैं। एक तो इंडस्ट्रियल वर्कर का सीपीआई क्या है भाई, जो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, वहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन क्या है, वो लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कितनी महंगाई आई है। फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, फिर रूरल लेबरर्स जो गांव में काम कर रहे हैं, फिर रूरल अर्बन कंबाइंड, दोनों को कंबाइन करके तीनों को कंबाइन किया जाता है। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसको कंपाइल करती है, और उसके बाद फिर एनएसओ जो है वो उसको पब्लिश करती है। बेस ईयर सीपीआई का है 2012। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है, जो आरबीआई की एमपीसी है, वो सीपीआई को ही यूज करती है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो डब्ल्यूपीआई, अक्सर सवाल पूछा जा सकता है, डब्ल्यूपीआई को नहीं सीपीआई को यूज किया जाता है। तो बेसिकली अगर आप इन टोटल देखें तो डब्ल्यूपीआई जो है वो इन्फ्लेशन को प्रोड्यूसर लेवल पे ट्रैक करेगा और सीपीआई कंज्यूमर लेवल पे ट्रैक करेगा। ये चीज है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं। इसमें 697 कॉमोडिटीज आते हैं, जिसमें फ्यूल, पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स आते हैं। ये देख लीजिए, ये डिफरेंस है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीपीआई मंथली बेसिस पे आता है, डब्ल्यूपीआई वीकली बेसिस पे आता है। इसमें ये भी बता चुका हूँ, सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आएंगे, डब्ल्यूपीआई में खाली गुड्स आएगा। इसमें 8 कैटेगरीज आती हैं, इसमें 3 ही कैटेगरीज आती हैं। बेस ईयर वही है 2012 इसका, और 2011-2012। और फाइनल स्टेज ऑफ, ये फाइनल इन्फ्लेशन एक्चुअली महीने में कितना रहा ये बताता है। और ये पहली स्टेज में, मतलब जहाँ से वही प्रोड्यूसर साइड से इन्फ्लेशन बताता है। और ये इंपॉर्टेंट है जनरल पब्लिक के लिए, ये होलसेल प्राइजेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं इसमें प्राइमरी वेटेज कितना होता है। अगर डब्ल्यूपीआई की बास्केट की बात करें तो इसमें 117 आइटम है, ये आप सब देख लीजिएगा आराम से। इसमें वेटेज प्राइमरी आर्टिकल, फिर फ्यूल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के, इसमें ये वेटेज दिया गया है, इतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो वही है कि सबसे पहले डब्ल्यूपीआई क्यों बढ़ा भाई, सप्लाई अगर कम होगी, देखिए याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन बढ़ता क्यों है। इन जनरल सप्लाई अगर कम होगी, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो याद रखिएगा उस प्रोडक्ट की, जैसे मान लीजिए कि अगर मास्क है, मास्क की सप्लाई कम हो रही है, डिमांड ज़्यादा है, तो यानी कि उसके वो 10 रुपये का मास्क 50 रुपये में बढ़ेगा। खुद सोचिए ना, मास्क आ नहीं रहा है लेकिन हर किसी को मास्क चाहिए, तो प्राइस तो बढ़ेगा ना। तो अगर सप्लाई डिस्ट्रप्शन, अब पैंडेमिक में लोकल लॉकडाउन्स लगे, सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो, फिर रुपी का डिप्रिशिएशन, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। देखो डब्ल्यूपीआई जो होता है ना, रुपी बहुत ये डिप्रिशिएट करता जा रहा है। आपने देखा कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा निकाल ले रहे हैं, यानी कि डॉलर्स गया तो रुपी डिप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से महंगाई और ज़्यादा बढ़ी। रुपए अगर वीक होगा तो महंगाई बढ़ेगी ना। क्रूड ऑयल जो है, मेटल्स है, एडिबल ऑयल, जो बाहर से हम चीज़ें खरीदते हैं वो हम लोग को डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन डॉलर हमारे पास इतना है नहीं, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर वही कमोडिटीज़ की प्राइस जो बढ़ जाती है, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम। देखिए ऑयल जो है, याद रखिए, अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, अब पेट्रोल डीजल का ये सब लिंक है, इकोनॉमी को लिंक करके देखिए, चेन है ये। अब पेट्रोल डीजल का दाम क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अब वॉर हो गया, या जैसे पैंडेमिक की वजह से, या जैसे डॉलर स्ट्रांग हो गया, रुपए वीक हो गया, तो हमको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, ज़्यादा डॉलर्स देने पड़ेंगे पैसे के टर्म्स में, यानी कि महंगाई बढ़ी। अब ऑयल और डीजल का जब दाम बढ़ता है तो इसका रीज़न ये है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी हो जाती है। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी होगी तो भाई वो लोग आपके ऊपर ही सीधा बर्डन आएगा ना, आप ही तो वो बढ़ी हुई कॉस्ट को आप ही तो दोगे। तो इसीलिए डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हैं, अगर इनका दाम बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, ये चीज़ है। फिर सीजनैलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की वजह से, जैसे कुछ पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें हाई इन्फ्लेशन होता है। पेरिशेबल मतलब जैसे टमाटर हो गया, दूध हो गया, अब वो खराब हो जाएंगे, 1-2 दिन में खराब हो जाते हैं वो, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज बनानी पड़ती है। तो वेजिटेबल्स हो गई, तो अब उसमें होता क्या है कि कई बार ये खराब हो जाते हैं, इनकी डिमांड ज़्यादा होती है, हायर इन्फ्लेशन हो जाता है। डेटा हमारे पास प्रॉपर नहीं है, ये बड़ी दिक्कत है कि डेटा की भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं। लेकिन अभी डब्ल्यूपीआई अपने रिकॉर्ड लेवल पे था, बहुत ज़्यादा था नवंबर में, क्योंकि कोविड पैंडेमिक की वजह से। तो वही है, अगर डब्ल्यूपीआई बढ़ेगा तो भाई रिटेल इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर लेवल पे है ना। तो रिटेल इन्फ्लेशन बहुत चला गया था, 5.52% तक चला गया था, क्योंकि फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई थी।
पॉलिसी रेट कट्स, देखिए WPI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नंबर नहीं है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में तो मदद करता है ना। हायर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस, होता क्या है कि भाई दाम बढ़ेगा तो उससे पहले ही सारी चीज़ें खरीद के रख लो, जिसकी वजह से फूड की और शॉर्टेज होने लगती है, होर्डिंग जिसको कहते हैं, और महंगाई बढ़ने लगती है, उसकी डिमांड और कम हो जाती है। फिर इकोनॉमी पे डुअल प्रेशर, हायर इन्फ्लेशन, महंगाई भी ज़्यादा है कोविड-19 की भी वजह से। तो दिक्कत ये होती है कि WPI से आप देख रहे हो कि कितनी सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही है, समझे आप? खतरनाक हो जाता है भाई। अरे तो कंक्लूजन यही है कि CPI ज़्यादा अच्छी पिक्चर देता है, लेकिन WPI भी प्रोड्यूसर लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रियल इन्फ्लेशन और फ्यूचर में इन्फ्लेशन कितना होगा ये बताता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होलसेल प्राइस इंडेक्स के, ये आप बहुत अच्छे से बता देंगे। पहले तो आप थोड़ा सा डेटा देंगे, इसमें आपको डेटा पता होना चाहिए कि कितने % से बढ़ा, और अभी काफ़ी ज़्यादा नवंबर में ये हाई हो गया था। फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इसको आप बता दीजिएगा। फिर यही है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को ये बताइएगा कि जो रियल रीजंस हैं कि भाई यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कोविड-19 पैंडेमिक, इकोनॉमिक स्लोडाउन, ये सब आपको बताना पड़ेगा, और फिर आप इसको कंक्लूड करें। और इसमें रीजंस भी आप देंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है। रीजंस बड़े इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन का अगर सवाल है तो रीजंस देने हैं। रीजंस मैंने बताया, डिमांड सप्लाई गैप हो जाता है, सर्कुलेशन ऑफ मनी की वजह से। मनी जो है अपनी परचेजिंग पावर जो है वो लूज़ करता रहता है। फिर उसके बाद लोगों के पास कुछ ज़्यादा ही पैसा आ जाता है, तो खूब खर्च करते रहता है, खूब खर्च करते रहते हैं, जिसकी वजह से डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तभी RBI पैसा निकालता है। ये मैंने बताया ना, मॉनेटरी पॉलिसी, आपने देखा होगा कि RBI इन्फ्लेशन को ऐसे ही कंट्रोल करता है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी। जब भी RBI को लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा है, सर्कुलेशन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो वो पैसा खींच लेगा। अब वो कैसे खींचेगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो ज़्यादा स्पेंडिंग होगी नहीं। भाई आप एक बात बताओ कि अगर आपने हाउसिंग लोन लिया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, आप लोगे उस समय लोन? नहीं लोगे। तो इन्फ्लेशन को इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।